चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा सब्जेक्ट चल रहा है लो। आपकी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन बताई थी। तो बच्चों पहले एक बात बताएं, कोई ऐसा बच्चा भी है जो फर्स्ट टाइम आज क्लास लगा रहा है, जिसने लो की फर्स्ट क्लास नहीं लगाई? है कोई बच्चों ऐसा बच्चा कोई? चलिए, तो बच्चों लो का बेसिक हमने पढ़ा था। होपफुली आप सब पढ़ के आए होंगे। बेस हमने स्टार्ट किया था, हमने बताया था। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ एक बार सारा कुछ। लो का सिलेबस बताया था, लो बच्चों होता क्या है वो बताया था। देन सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज सब क्लोज पढ़ने बताए थे। देन हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ऑफर की, प्रॉमिस की, ये डेफिनेशंस पढ़ी थी, एग्जांपल देखे थे। राइट, हमने एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट का जो है डिफरेंस देखा। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमने सेक्शन नंबर 10 प्लस अदर असेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। राइट, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे, उम्मीद है मुझे इस बात की। तो बच्चों आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट क्लास वाले पोर्शन में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो बच्चे डन लिख कर भेजेंगे या बोलकर, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। चलिए, हाँ वो केस एक्सेप्शन हो गया। मान लो मेरी शॉप पे मिलता ही मस्टर्ड ऑयल है, और आपने आगे कहा कि 1 लीटर ऑयल दे दो, तो वो तो स्पेसिफिकली हमें पता है कि मस्टर्ड ही है वो। दैट्स ओके, वो चलेगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम कानून के दायरे में जाना चाहते हैं, मतलब घर के एग्रीमेंट नहीं है, सोशल नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट क्या, आपका पर्पस है, वो लॉफुल होना चाहिए। और कंसीडरेशन में आपको जो रिस्पॉन्स में मिल रहा है वो जो है लीगल होना चाहिए। अब इसमें माइनर सा डिफरेंस है। हमारे लेटर ऑन चैप्टर में पूरे टॉपिक है लॉफुल कंस्टिट्यूशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट का। वहां पे जब एग्जांपल आएंगे देन आपको और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। लीगल लीगल रिलेशन क्रिएट करना स्टार्टिंग का पॉइंट है, कि हम लोग एंटर करने चाहिए ऐसे एग्रीमेंट में जहां पे हम लीगल रिलेशन क्रिएट कर सकें। और उसके सब पार्ट आप कह सकते हो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। गाइस एक बार सभी डन लिख कर भेजेंगे अगर ओके है, तो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। प्लीज रिवर्ड, मैंने हमेशा बताया आपको पहले भी, क्लास मुझे इंटरेक्टिव चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि आप जवाब ना दें, सबके आंसर मुझे चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख कर भेजिए, डजंट मैटर फॉर मी। राइट, डन 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 डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो बच्चों अब जो टॉपिक मैं शुरू कराने जा रहा हूं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ लिया ना, याद है आपको? कोई एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग मुझे याद दिलाओ। मैं जानना चाहता हूं आप पढ़ के आए या नहीं आए। कोई भी एक बताइए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि सर हमें कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग पता है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टाइप होते हैं। जस्ट 1 मिनट बच्चे। चलिए,
कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। बच्चों देयर आर मैनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बट हमारे डिस्टिंग्विशन के हमारे पास तीन बेसिस हैं। तीन बातों पर मैं इनको बाइफरकेट कर सकता हूं। अभी जस्ट मैं नेम लिखवा रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इनके नेम देखिए। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में वी हैव 5 काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5 तरीके के हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला है बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है वॉइडेबल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे सर इनका मतलब। बेटे चार्ट बनवा के मैं स्टार्ट ही करवा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया वैलिडिटी के हिसाब से 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास हो गए। सर फॉर्मेशन के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। कितने तरीके के? 4। एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। राइट। अब बचा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारे पास 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी में फर्दर 2 टाइप्स और हैं। यूनिलेटरल, बायलेटरल। राइट। तो ये हमने पढ़ने हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा यही रहेगा। देखिए 5 + 4 9 + 2 11। राइट। मेनली 11 काइंड्स हो गए। उसके अंदर एग्जीक्यूटरी के 2 होते हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल। तो ये हमने स्टार्ट करना है। एक बार आप जल्दी से बच्चे नोट कर लीजिए। जो बच्चे लेट आ रहे हैं एक बार जल्दी से नोट करें बच्चों। नोट करने के बाद एक बार मुझे ओके ड्रॉप कर दीजिएगा। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आपको पता चलेगा कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं, मतलब मैं क्या क्या बाइफरकेशन कर पाता हूं। राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑल डन ना, सबने लिख लिया? चलिए तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरा क्वेश्चन साथ साथ आपसे भी रहेगा। सोचिए बच्चों क्या होता होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्या मैं कह सकता हूं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, या मैं कह सकता हूं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली बाइंडिंग है, जो लीगली एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल मतलब जिसे कोर्ट के दायरे में ले जाया जा सकता है।
देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज लीगली बाइंडिंग, जो लीगली क्या है, बाइंडिंग है, एंड एनफोर्सेबल, जो लीगली बाइंडिंग भी है और एनफोर्सेबल भी है, मतलब जिसे कानून के दायरे में लिया जा सकता है। और आप कह सकते हैं एक और बात, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स। याद है आपको, एज पर सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन बच्चे आप बताएंगे तब लिखूंगा मैं। सेक्शन याद दिलाइए मुझे, कौन सा था, सेक्शन नंबर 10 एग्जैक्टली। सभी पढ़ के आया करो घर से, एज पर सेक्शन नंबर 10 क्या क्या थे याद कीजिए। जिन बच्चों को याद नहीं मैं याद दिला दूं आपको, कौन कौन से थे, lawful consideration, lawful object, free consent, competent party and not expressly declared to be void। बच्चों एग्जांपल दो मुझे, चलो। एक है राम, एक है श्याम। राम ने श्याम को ऑफर दिया बाय माई बाइक फॉर ₹50,000। मेरी बाइक कितने में खरीदो, 50,000 में। श्याम अग्रीज, श्याम कह रहा है ओके। सुनेगा ध्यान से, राम ने श्याम को कहा मेरी बाइक ले लो 50,000 में, श्याम ने कहा ओके। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बताएंगे बच्चों। क्या ये वैलिड है, यस और नो। यस, सोच के देखिए, सिंपल। बाइक खरीदना बेचना कहीं पर गलत नहीं है, साथ में कंसीडरेशन है। ये फ्री में होता, बिना पैसों के होता तो मैं सोचता, तो इट इज अलाउड, इट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस, इट इज अलाउड। जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें हैं जो उन्हें वैलिडेट करती हैं, या जो भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हैं, वो सारी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वैलिड। क्या बोलते हैं, वैलिड। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज लीगली बाइंडिंग एज वेल एज एनफोर्सेबल, जो लीगली बाइंडिंग भी है और जो एनफोर्सेबल भी है। क्लियर है बच्चों? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। राम ने श्याम को कहा, सेम ऑफर, बाय माई बाइक फॉर 50,000, बाय माई बाइक फॉर ₹50,000, राइट। अब श्याम ने, मान लो श्याम कहता है, श्याम इनिशियली लेट्स से रिफ्यूजेस, इनिशियली क्या करता है, रिफ्यूजेस। देन राम पुट सम फोर्सेस, लाइक लेट्स से गन पॉइंट पे। अब आप कहेंगे ऐसा भी, यस, गन पॉइंट पे श्याम को जो है एक तरह से प्रेशराइज करता है। नाउ श्याम अग्रीज, नाउ श्याम अग्री। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो? वाई 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 वाई? एग्जैक्टली, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम रीजन भी लिखेंगे, आपको याद तो रहे क्यों, बिकॉज कंसेंट इज नॉट फ्री। कंसेंट का मतलब उसकी इच्छा बिना प्रेशर के नहीं है, आपने उसको प्रेशराइज किया। यार आपने एक आदमी के आगे गन रख दी तो कोई भी हां बोल देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर बिना प्रेशर के वो अग्री होता
तो मैं उसको वैलिड मानता, बिकॉज यहां पर फोर्स आ गया है। फोर्स का मतलब काइंड ऑफ प्रेशर, कंसेंट फ्री नहीं है, और जहां पर कंसेंट फ्री नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जहां पर कंसेंट फ्री नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए? ऊपर वाले में शाम बिना किसी प्रेशर के अग्री कर रहा था, नीचे वाले में जब आपने शाम को फोर्स किया तब शाम ने अग्री किया। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, डन है बच्चे? आगे बढ़े फिर। यहां तक बच्चे ओके है? एक तो यस सर। एक तो बच्चे, कई बच्चे बड़े आलसी हैं, जल्दी जल्दी बताया करो बेटे, चैट में ठा ठा एकदम ओके ओके। कई हमारे बच्चे शर्माते हैं बोलने में, कोई दिक्कत नहीं बेटे, आप लिख कर भेज दो। सेकंड, एक तो बच्चे साथ साथ आप लिख रहे हैं ना, अगर आपको लिखने का और समय चाहिए तो बता दीजिए, मैं साथ साथ दे दूंगा, ठीक है? सेकंड तो इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। आपके ना फर्स्ट लेक्चर में ये वर्ड आया भी था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में। आपने कहा था सर वॉइड का मतलब क्या होता है, तब मैंने आपको कहा था बताएंगे। अभी मानिए वॉइड का मतलब जनरल मतलब होता है नॉट वैलिड। अब बच्चों ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी सी और बड़ी यूनिक सी डेफिनेशन है। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, बड़ा अलग सा कंसेप्ट आपको मिलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable। अब बताओ ये क्या हुआ? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज टू बी एनफोर्सेबल है वो उस दिन से वॉइड है जब वो सीज टू बी एनफोर्सेबल है। अब इसके लिए बच्चे को तो पहले ये बताना पड़ेगा सीज टू बी एनफोर्सेबल क्या होता है। बच्चों सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना, बंद हो जाना, मतलब जो आज से एनफोर्सेबल नहीं है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल। मतलब जो चीज एनफोर्सेबल नहीं है दैट मीन सीज टू बी एनफोर्सेबल। अब डेफिनेशन देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल नहीं है ये उस दिन से वॉइड है जब से एनफोर्सेबल नहीं है। अब मेरी लाइन को दोबारा सुनिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल नहीं है ये उस दिन से वॉइड है जिस दिन से ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब क्या हुआ इस बात का? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तब से वॉइड है जब से वो एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले ये वैलिड था। समझिए, एक समय होता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चल रहा था, एक पॉइंट आ गया यहां से ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, कमाल की बात है, कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड था तो वैलिड रहेगा, वो वॉइड कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लीजिए, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राम विल पे 50 लाख and Shyam will provide 500 kg of goods produced at his factory। सिंपल। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी दिख रही है? राम ने कहा मैं 50 लाख दूंगा, श्याम ने कहा मैं आपको 500 केजी गुड्स बना के दूंगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, बताइए, यस और नो, यस और नो बच्चे, यस। यहां तक ओके? अब समझिए हुआ क्या, यहां पर जब वो प्रोडक्शन करता, बिफोर प्रोडक्शन ऑर्डर देने से पहले ए फायर टुक प्लेस एट फैक्ट्री।
फैक्ट्री में क्या लग गई? आग। नाउ प्रोडक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से प्रोडक्शन क्या होगी? इम्पॉसिबल। नाउ श्याम कैन नॉट प्रोवाइड 500 kg of goods. Now this contract has become void. It cannot be performed now. अब ये वैलिड नहीं रहा, अब ये वैलिड नहीं रहा। इसमें श्याम की भी कोई गलती नहीं है, आग लग चुकी है, अब ये वॉइड हो चुका है। क्या हो चुका है? वॉइड। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले वैलिड होता है, मगर एक स्टेज आती है, एक पॉइंट आता है जहां पर ये वॉइड हो जाता है। एक बात बताइए बच्चों, मेरा क्वेश्चन फिर आपसे है, ये जब वैलिड था, ये वॉइड कब से हुआ? कब हुआ ये वॉइड? किस पॉइंट पर जाकर ये वॉइड हो गया? सोचिए। जब आग लगी। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ये पहले वैलिड था, मगर अब ये वॉइड हो गया। क्या हो गया? वॉइड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक और। सोचिए, आपको याद है आज से कुछ साल पहले मैगी बैन कर दी गई थी। बात समझ रहे हैं? कुछ साल पहले मैगी क्या कर दी थी? बैन। एग्जांपल और देता हूं, देखिए। ये नोट नहीं किया तो मैं दोबारा टाइम दूंगा। राम ने श्याम से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट्स से 1000 पैकेट ऑफ मैगी। सिंपल, इट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीनवाइल गवर्नमेंट बैन्स मैगी। गवर्नमेंट ने मैगी क्या कर दी? बैन। नाउ इट बिकम्स वॉइड। नाउ इट बिकम्स वॉइड। यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले उसका वैलिड होना जरूरी है। देखिए, प्रैक्टिकली तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है, बट क्योंकि बाइफरकेशन करने हैं, टाइप्स देखने हैं, इसलिए लॉ में इसको बताया गया। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक समय पर वैलिड होता है, मगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये वॉइड हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चे? वॉइड हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको मैं आसान शब्दों में लिखवाता हूं। देखिए, जो मैंने ऊपर लैंग्वेज लिखी है वो लॉ की है, अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखवाता हूं। देखिए, void contract means a contract which was valid, but then it can't be enforceable due to some अनअवॉइडेबल रीजन। कुछ अनअवॉइडेबल रीजन आगे, फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा। राइट? पहले ये वैलिड था, मगर कुछ अनअवॉइडेबल रीजन आ गए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, इम्पॉसिबिलिटी हो गई। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। इम्पॉसिबिलिटी में हमने देखा फैक्ट्री में फायर लग गई, और गवर्नमेंट पॉलिसी में हमने देखा मैगी क्या हो गई? बैन हो गई। मैगी है, आप कोई और प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देयर कैन बी एनी सिचुएशन, बट द पॉइंट इज कि पहले ये वैलिड था, बाद में ये वॉइड हो गया। एक बार बच्चों ये नोट करें स्टार्टिंग से, और जिसको ना समझे साथ साथ समझे। लैंग्वेज आपने एग्जाम के लिए ये याद रखनी है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल नहीं है, ये तब से वॉइड है जब से ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब उससे पहले ये एनफोर्सेबल था।
राइट। एग्जाम्पल हमने लिया इसका, देखिए जिन्होंने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल मैं दोबारा बता देता हूं। राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि राम 50 लाख रुपए देगा और श्याम 500 केजी गुड्स प्रोड्यूस करके देगा। लेटर ऑन गुड्स देने से पहले श्याम की फैक्ट्री में फायर लग जाती है, तो अब श्याम के लिए गुड्स बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो कभी वैलिड हुआ करता था अब ये वॉइड हो जाता है। अब ये वॉइड हो जाता है। राइट, क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। हाँ जी, शाम क्या करके भाग गया? पैसे लेके भागे तो केस करेंगे, तो केस करेंगे शाम के ऊपर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था। राम ने अपना प्रॉमिस, देखिए राम ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, शाम ने प्रॉमिस नहीं पूरा किया। इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका एक पूरा चैप्टर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाते हैं, वो अलाउड होगा। वो तो नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फंडा ही है ना, या तो सामने वाला काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो क्या, नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे। एज सिंपल एज इट कैन बी, नॉर्मल सिचुएशन होता है दुनिया में। ये लोग काम नहीं करते, मना कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, तो हम उनके ऊपर केस करते हैं। इट्स ए नॉर्मल प्रैक्टिस, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। किस केस में? चोरी वाले केस में वैलिड माना जाएगा? आपने ये कहा ना कि शाम चोरी करके भाग गया, यही क्वेश्चन था ना आपका। हाँ तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, दो पार्टी है राम और श्याम। राम अपना प्रॉमिस कर रहा है, श्याम अपना नहीं कर रहा। अगर हर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो फिर हम कोर्ट में केस ही नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, श्याम मेरे साथ गलत करके गया तो क्या मेरे को लीगल राइट नहीं मिलेगा उसके अगेंस्ट केस करने का? सोच के देखिए आप, मिलेगा ना? तो दैट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब सामने वाली पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। दैट्स कंप्लीटली लीगली अलाउड, और होता है ऐसे, ऐसा नॉर्मली होता ही होता है। इंडिया में बड़े बड़े केसेस इसी बात के तो होते हैं। कई बार आदमी पैसे ले लेता है और परफॉर्म करने से पहले भाग जाता है, मना कर देता है एंड ऑल दैट। राइट, चलिए सेकंड एग्जांपल बच्चे मैगी का, और ये लास्ट वाला पॉइंट। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए, बताइए बच्चे। चलिए आप में से, आप तो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं ही पूछ लेता हूं चलो। अब बच्चे कहेगा ये तो गलत बात होगी, क्या करें? कोई भी एक बच्चा मुझे इन दोनों के अलावा आप कोई और एग्जांपल क्रिएट करके बता सकते हैं वॉइड का, कि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया किसी वजह से? सोच के बताइए। आपके आसपास की दुनिया से आप सोच के कोई एग्जांपल बता सकते हैं? एनीवन, कोई भी एक। हाँ एग्जैक्टली, जब डीमोनेटाइजेशन आई थी, मैंने रात को आपको पुराने करेंसी नोट दे दिए, सवेरे डीमोनेटाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली है आप मुझे वापस ही देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड माना नहीं जाएगा। हुआ था ऐसा, बहुत हुआ हो। जब नोटबंदी हुई हुआ। आजकल की बच्चे, आज की सिचुएशन में उठाओ कुछ, मैं चाहता हूं आज की रेलिवेंट सिचुएशन, कोविड चल रहा है। हाँ जी बच्चे, एग्जैक्टली मान लो आप अपने लाइफ में रहो, आप +2 में पढ़ते हो, आपने कहीं पर कोचिंग रखी जहां पर सिर्फ फेस टू फेस कोचिंग अलाउड है, उनके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जूम नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, कोई यूट्यूब जूम ऑनलाइन नहीं है। एक गली में एक दीदी के पास आपने ट्यूशन रखी +2 की। अब लॉकडाउन लगा दिया गवर्नमेंट ने कहा घर से बाहर नहीं जाना। अब ट्यूशन रखना तो वैलिड था, मगर क्योंकि घर से बाहर नहीं जाना, अब आप उनके घर नहीं जा पाओगे, वो आपके घर नहीं आ पाएंगे, तो फेस टू फेस कोचिंग नहीं ले पाओगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? वॉइड हो जाएगा। अब इसमें गलती किसी की नहीं है, इट्स ए नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा इसमें दोनों बातें होगी, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ गई और इम्पॉसिबिलिटी भी आ गई कि बार कोविड है वैसे भी नहीं आप जाओगे, और ऊपर से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी तो भी आप नहीं जाओगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से क्या सबको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ आया बच्चे? जल्दी से बताएंगे, बाकी भी जवाब दे दिया करो। चलिए, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
थर्ड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप लोगों ने इलीगल शब्द तो सुना ही होगा बच्चों। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इलीगल मतलब जो लीगल नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो लीगल नहीं है? सोचिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर फोरबिडन बाय लॉ, जो कानून में पहले ही मना है, विच आर प्रोहिबिटेड, काम कर ही नहीं सकते, विच आर प्रोहिबिटेड एज पर लॉ। मतलब ऐसा आप कोई काम करने जा रहे हैं जो शुरू से ही इलीगल है। किसी के घर चोरी करना, स्मगलिंग करना, वो ड्रग्स, प्रोहिबिटेड ड्रग्स, वो ऐसी चीजें, गन्स की स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग, चोरी चकारी, ये सारी चीजें कानून में पहले ही मना है। ऐसा नहीं कि ये वॉइड होंगी। आपको पहले ड्रग्स खरीदना वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया। भैया ड्रग्स पहले दिन से क्या है? वॉइड है। क्या है? वॉइड। इसका ना एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, राम ने, अब सुनिएगा, श्याम को कहा मैं दूंगा 50 लाख। बहुत ही बढ़िया। क्या दूंगा मैं? 50 लाख। श्याम क्या देगा? श्याम देगा ड्रग्स। यहां पे ड्रग्स का मतलब नॉर्मल दवाइयां नहीं है। यहां पे ड्रग्स का मतलब है लाइक कोकीन, नशे वाली, ब्राउन शुगर, जो नशे की चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं। अब एक बात बताओ, आप कहोगे देखो जी, श्याम दे रहा ड्रग्स, राम दे रहा 50 लाख, कंसिडरेशन भी है और हमारा सामान भी है, दो पार्टीज भी हैं, राम और श्याम, तो वैलिड कर दूं इसको। क्या ये वैलिड है? क्या है ये? ये है इलीगल। क्या है ये? इलीगल। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। जो इलीगल है वो वॉइड भी है। वो क्या है? वॉइड। इलीगल जो है वो है वॉइड एब इनिशियो। अब ये नया वर्ड है, वॉइड एब इनिशियो। बच्चों, एब इनिशियो एक लेटिन शब्द है। मैं ना आपको ना एक चीज बता रहा हूं कि ना आप ना जब लॉ पढ़ेंगे ना, बड़े सारे ऐसे शब्द आएंगे जो लैटिन भाषा के हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही वॉइड होते हैं। समझ के बात को? जो कॉन्ट्रैक्ट मना है कानून में, जो लीगली अलाउड नहीं है, जो इलीगल है, वो पहले दिन से ही क्या है? वॉइड है। पहले दिन से क्या है? वॉइड। यानी कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होते हैं। बच्चों ये शब्द ध्यान रखना, एब इनिशियो, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्लियर हुआ? ऐसे कैसे क्लियर हुआ? मेरे क्वेश्चन आ गया, मैं हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालूंगा। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क बताओ। वॉइड और इलीगल में फर्क बताओ। ये शुरू से ही वॉइड होता है। अच्छा एक लाइन बताओ, यहां तक आपने नोट कर लिया हो? बच्चे पहले मुझे बताओ, सारे नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे? सभी रिप्लाई करो। और अब तक जितना है सबने नोट किया या नहीं किया? सभी बोलेंगे? सभी? बाकी भी लिखकर बता दो मुझे। सबके रिप्लाई आने दो मुझे। ध्रुव, गर्वित, बाकी बाकी जल्दी जल्दी। देखिए जब जिसका रह जाए बाय चांस मैं आगे चल जाऊँ तो आप बता दीजिए। वैसे मैं साथ साथ ये सारे आपको ऐप में डाल दूंगा, डोंट वरी। अब एक एग्जांपल बताओ मुझ में, एक लाइन लिख रहा हूं, क्या आप मेरे को इसका मीनिंग बता सकते हैं? ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर void, but all void contracts are not legal, illegal, sorry, are not illegal। क्या लिखा मैंने?
मैंने लिखा जो इलीगल है वो पहले दिन से ही वॉइड है, मगर जो वॉइड है वो जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। वॉइड तो किसी वजह से भी हो सकता है। अब फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसमें इलीगल क्या था, सोच के देखिए। मतलब इलीगल तो हमेशा वॉइड होगा ही होगा, वॉइड इलीगल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये ना पूरा एक ना क्वेश्चन आ जाता है, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल, राइट। अब बच्चों मैं ना आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अब आप कहेंगे सर क्या बात करें, यस होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे आपने शेयर करना है। होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड। आप ट्राई करेंगे ना, वो तो मैं कराऊंगा। एनी 3 पॉइंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे भेजेंगे करने के बाद, ओके। डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड आपने होमवर्क में करना है। चलिए यहां तक ओके हो, और कोई डाउट ना हो तो ओके लिखकर भेज दीजिए, डाउट है तो डाउट लीजिए। हर एक इलीगल वॉइड होता है, मगर हर एक वॉइड इलीगल नहीं होता। चलिए मैं हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको एक या दो एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद रहे। और मैंने पहले भी बताया सेपरेट नोटबुक शुड बी देयर, हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक चाहिए, और लोगों की तो स्पेशली, ध्यान रखिए। ओके है बच्चे। बच्चे अपना म्यूट करके मोबाइल आगे रख के बैठ जाते हैं, चैट करनी है लिखना पड़ेगा बेटे। आप मानो मैं आपके सामने बैठा हूं। एक बार जल्दी से सभी बताएंगे ओके हैं। ओके किसने बोला, बेचारा शुभम अकेला रिप्लाई कर रहा है, 2-3 बच्चे रिप्लाई करते हैं, ज्यादा नहीं करते। चलिए फोर्थ पॉइंट, अब एक नया शब्द आज आपको बताते हैं। आप कहेंगे सर ये भी होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया सर, वॉइड तो होता था, ये वॉइडेबल क्या होता है। वॉइडेबल ये आपके लिए नया शब्द है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले पॉइंट लिखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other party। अब आपको कोई सर ये क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक साइड की पार्टी के द्वारा एनफोर्सेबल है, मतलब एक साइड की पार्टी कोर्ट में लेकर जा सकती है, दूसरी साइड की नहीं लेकर जा सकती। ये तो बड़ा अजीब हुआ। अब सोचिए, एग्जाम्पल से बताता हूं। ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर श्याम। राम ने ऑफर दिया मिस्टर श्याम को, सेल यूर हाउस फॉर ₹1 करोड़, 1 करोड़, साथ में रखा गन पॉइंट। अब श्याम बेचारा अग्री हो गया, और क्या करता, श्याम अग्री हो गया कि ठीक है कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, दोनों में से कौन सी पार्टी केस कर सकती है? राम श्याम के ऊपर केस करता है या श्याम राम के ऊपर केस करता है? सोच के बताइए, दोनों में से कौन केस कर सकता है? कौन बच्चे? एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल। कैसे? इन दिस केस श्याम कैन सू द राम। स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना, स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना, फाइल द केस। मतलब वॉइडेबल क्या हो गया सर? वॉइडेबल वो हुआ जहां पर सामने वाले की कंसेंट फ्री नहीं है, और जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है सिर्फ वही पार्टी दूसरी पार्टी पे केस कर सकती है। बच्चों के इस एग्जांपल में एक और क्वेश्चन सोचिए,
सोचिए, ऑल दो राम ने श्याम को गन पॉइंट पे डराया, श्याम डर गया, लेकिन ना श्याम ने बाद में सोचा कि मेरे मकान के 1 करोड़ मिल रहे हैं, अच्छे हैं, श्याम ने बेच दिया। श्याम ने क्या किया? बेच दिया। क्या अब राम मना कर सकता है? क्या अब राम रिफ्यूज कर सकता है? सोच के देखिए, यस और नो? नहीं। यही तो पॉइंट है। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, वो पार्टी जो एग्रीव्ड है, लिख लो बच्चों, एग्रीव्ड। एग्रीव्ड होता है दुखी, परेशान, जिसको दुखी किया गया है। दूसरी पार्टी तो राम है, राम ने तो डराया उल्टा। डराने वाली पार्टी नहीं मना कर सकती, दूसरी पार्टी केस कर सकती है। जिसके साथ गलत किया गया है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, वो मना कर सकती है, वो केस फाइल कर सकती है। इस केस में श्याम स्यू कर सकता है, राम नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? मतलब इनवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स only that party can sue whose consent is not free। इसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं बच्चे? एग्रीव्ड पार्टी। यानी कि यहां पर एक और लाइन आप लिख सकते हो, voidable contract applies to only those situations where consent is not free। जहां पर कंसेंट फ्री नहीं है, वहीं पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कंसेंट फ्री होती तो वॉइडेबल ना होता। गेटिंग में पॉइंट बच्चों? मतलब आपने वैलिड पढ़ा, आपने वॉइड पढ़ा, सर आपने वॉइडेबल भी पढ़ लिया। वॉइडेबल जहां पर एक साइड की पार्टी केस कर सकती है, दूसरी वाली नहीं कर सकती, और वही केस कर सकती है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। ओके बच्चे, यहां तक ओके? अब सर एक और क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन पूछोगे? यस। वॉइड वर्सेस वॉइडेबल, वॉइड वर्सेस वॉइडेबल, कोई बता सकता है? कोई भी एक डिफरेंस पहले बताओ, क्या हो सकता है बच्चों? वॉइड वर्सेस वॉइडेबल। वॉइडेबल में आप स्यू कर सकते हो, वॉइड में कांट स्यू। मतलब आप ये कह सकते हो कि वॉइडेबल एनफोर्सेबल है और ये नॉट एनफोर्सेबल है, राइट? एक और डिफरेंस बताइए चलो इसी बात पे, एक और डिफरेंस सोचिए, दिमाग के घोड़े जुड़ाइए। क्या फर्क हो सकता है बच्चों वॉइड और वॉइडेबल में? एग्जैक्टली ये फ्री कंसेंट के केस में, या बोले जहां पर कंसेंट फ्री नहीं है, वेयर कंसेंट इज नॉट फ्री, यहां पर ये बात एन है। एन मतलब नॉट एप्लीकेबल, ये सिचुएशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती। इस तरीके से आप डिफरेंस बना सकते हैं। और कोई बच्चे, कोई और डिफरेंस बन सकता है? सोच के देखिए, कोई बच्चा। एग्जैक्टली ये वैलिड होता है फिर वॉइड होता है, ये पहले दिन से वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल एब इनिशियो, क्यों? क्योंकि पहले दिन ही तो डरा धमका के आपने कंसेंट ली है, तो पहले दिन से ही वॉइडेबल है। पहले दिन से क्या है? वॉइडेबल, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सब पता है, आप सब इंटेलिजेंट हैं, सारे होनहार विद्यार्थी यहीं बैठे हुए हैं, राइट? चलिए बच्चे खुश हो गए घर बैठ के हैं, वेरी गुड। बच्चे क्लियर हुआ? देखिए
अभी तक ना खाली ये नहीं कि 4 पॉइंट हुए 4 क्लियर हुए, मेरा क्वेश्चन समझिए। आपने पढ़ा वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, ये चारों तो क्लियर हुए, क्या वॉइड वर्सेस वॉइडेबल और वॉइड वर्सेस इलीगल भी क्लियर हुआ? बताइए बच्चों, क्लियर हुआ तो ओके लिखकर भेजें या ओके बोले। चलिए जल्दी से, अभी तक के पॉइंट में कोई इशू हो किसी को? नो, ओके बच्चे। एक बार अपना चार्ट देखिए वापस, एक बार वापस चार्ट में आए। वैलिडिटी वाले में कितने थे? वैलिड हो गया, वॉइड हो गया, वॉइडेबल हो गया, इलीगल हो गया, क्या रह गया? अनएनफोर्सेबल। तो फिफ्थ पॉइंट बच्चों देखते हैं क्या होता है ये। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों बता सकता है कोई मुझे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बताइए, सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? एनीवन विच कांट बी टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, वाई वाई, व्हाट इज द रीजन? वो तो आपने मीनिंग बता दिया इसका, क्यों नहीं जा सकता है कोर्ट में? बताइए। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट, एक बच्चे की क्वेरी आई है। सर वॉइडेबल एक बार समराइज करा दो बच्चे। वॉइडेबल सुनिए, वॉइडेबल वो होता है जहां पर किसी पार्टी को डरा धमकाकर प्रेशराइज करके उसकी कंसेंट ली गई है, उसकी उस कंसेंट मतलब सहमति ली गई है, उसने हाँ बोली है, और वो बाद में आपके ऊपर केस कर सकता है। आप तो केस नहीं कर सकते, आपने तो उसको डराया धमकाया। जहां पर सामने वाले की कंसेंट फ्री नहीं होती, जहां पर सामने वाले को प्रेशराइज करके उससे हामी भरवाई जाती है, वो आपके ऊपर केस कर सकता है। यानी कि केस करने का अधिकार एक साइड पे होता है, उसे कहा जाता है वॉइडेबल। क्या कहा जाता है? वॉइडेबल। धैर्य हो, समझ आया तो ओके लिखे बेटे, आगे बढ़े फिर हम। चलिए, जनरली फ्री कंसेंट, नॉर्मली 99.99% फ्री कंसेंट का कंसेप्ट, क्योंकि वही है। फ्री कंसेंट में भी 5 पॉइंट होते हैं, इसमें 4 कवर होते हैं। इनफैक्ट फ्री कंसेंट का पूरा टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे हम। ये वॉइडेबल में आप, क्योंकि देखिए एक बात सोचिए, आप दो पार्टीज हैं, आप और मैं। मैंने कहा एक के पास अधिकार है, दूसरे के पास अधिकार नहीं। अब सोचिए कोई और केस हो सकता है? यही तो केस है ना, कि एक के पास अधिकार इसलिए है क्योंकि उसको आपने डराया धमकाया है, उसको प्रेशराइज किया, उसका फ्रॉड किया आपने। फ्रॉड वाला केस भी इसी में आ जाएगा, फ्री कंसेंट में। तो फ्री कंसेंट आप जब पढ़ेंगे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए फ्री कंसेंट में क्या होता है? ये वॉइडेबल। चलिए ओके, चलिए धैर्य ने भी कहा ओके। चलिए बच्चों देखिए, अनएनफोर्सेबल करे थे, आपने कहा which can't be enforced in court of law। ओके यहां तक, बट वाई इट कांट बी एनफोर्स? क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि देखिए आपने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला, एग्रीमेंट नहीं बोला। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका था पहले, फिर भी अनएनफोर्सेबल। सोचिए, ये भी वैलिड था, ये वैलिड है, मगर फिर भी आप इसको कोर्ट के दायरे में नहीं लेकर जा सकते। सोचिए बच्चों, ऐसा कैसे? मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट किसी वजह से कोर्ट इसको मना कर रहा है एक्सेप्ट करने से। सोचिए बच्चों, क्या वजह हो सकती है? सोच कर देखिए, क्या वजह हो सकती है? एनीवन प्लीज ट्राई कीजिए। मेरा इंटरेक्शन करने का मोटिव होता है कि आपका आप दिमाग थोड़ा और अच्छे से चले, मेरे को आता है, डोंट वरी। बताइए क्या वजह हो सकती है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट एक्सेप्ट करने से कैसे मना कर सकती है? यस बच्चे, कोई ट्राई करना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूं। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, फॉर एग्जाम्पल एब्सेंस ऑफ राइटिंग। मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ओरल, ऑल्दो हमारे इंडिया में ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट कुछ ऐसा पॉइंट था कि कोर्ट ने कहा राइटिंग में दिखाओ, आपने कहा नहीं है, कोर्ट ने कहा जाओ।
नॉन पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, आपने एग्रीमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की। बच्चों आपने कभी अपने घर पे एग्रीमेंट देखा, घर की रजिस्ट्री या कोई और एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे होता है, वो स्टाम्प पेपर की फीस सरकार को जाती है। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो स्टाम्प पेपर पे नहीं है, इनफैक्ट पार्टनरशिप डीड भी स्टाम्प पेपर पे बनती है। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो स्टाम्प पेपर में नहीं है, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। ऑल्दो वैलिड है वो, बट कोर्ट मना कर सकता है। या फिर टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन, या उसका लिमिटेशन का टाइम पीरियड खत्म हो गया है। ये बच्चों थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं होता क्या। हमारे यहां पे ना एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में ना आपको बच्चों एक ना मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रखा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड कि आप इस दौरान किसी व्यक्ति के ऊपर केस कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, डेप्ट की रिकवरी का मैक्सिमम पीरियड है 3 साल का, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का लाइक लैंड एंड बिल्डिंग का पीरियड है 12 साल का। अब आप कहेंगे सर कहना क्या चाहते हैं, एग्जांपल लीजिए। राम और श्याम दो पार्टी हैं। राम ने केस फाइल किया है श्याम के अगेंस्ट, पिछला उधार है कोई, डेप्ट रिकवरी, कोई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, पैसे लिए थे, वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मगर उसको 4 साल हो चुके हैं। और 3 साल बाद क्या होता है, टाइम बार्ड। क्या हो जाता है, टाइम बार्ड। अब ये कोर्ट में क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल। ऑल्दो जब पैसे दिए थे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच का बच्चों, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू पैसे लिए गए थे, वो आज भी वैलिड है। बट स्टिल आपको जब 3 साल का समय दिया गया और आपने 3 साल में केस नहीं किया, तो बच्चों उस केस में आपका कोर्ट आपके केस को अनएनफोर्सेबल कर देगा, एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। बताइए क्लियर है मेरी बात। ये रीजन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ना हो, कॉन्ट्रैक्ट में स्टाम्प ड्यूटी पूरी ना हो, या टाइम बाय लिमिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर तरह के केस का टाइम है, मगर हमने 2 ही पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, ये आपने याद रखने हैं। डेप्ट के केस के लिए मतलब मैंने किससे पैसे लेने हैं, तो मेरे पास 3 साल का समय है। अगर मैंने 3 साल में केस नहीं किया, तो 3 साल के बाद कोर्ट मुझे केस करने भी नहीं देगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल का मतलब होता है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के रिकवरी के केस हैं तो 12 साल का समय। किसी ने आपकी बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया, आप उसके अगेंस्ट केस करना चाहते हो, तो आपके पास 12 साल का समय है, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कागज भी पूरे हैं, मगर मगर क्या है, टाइम बार्ड हो चुके हैं। कोर्ट इसको मना कर सकता है। मतलब एक ऐसा वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसे किसी टेक्निकल रीजन की वजह से कोर्ट रिफ्यूज कर देता है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है माय पॉइंट। बताइए बच्चों, बताइए क्या अनएनफोर्सेबल वॉइड होगा, क्या अनएनफोर्सेबल वॉइड है, सोच के देखिए, क्या अनएनफोर्सेबल वॉइड है, नहीं वॉइड नहीं है वो लीगली अलाउड है, बट टेक्निकल रीजन है। अच्छा क्या वॉइड अनएनफोर्सेबल है, सोच के देखिए, या फिर मैं रिलेशन घुमा रहा हूं, क्या मैं वॉइड को अनएनफोर्सेबल बोल सकता हूं, बच्चे के सर इतने सवाल पूछने पड़ते हैं बेटे, सोच के देखिए, जनरल क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे पूछ रहा हूं, क्या मैं वॉइड को अनएनफोर्सेबल बोल सकता हूं, यस, बट मैं अनएनफोर्सेबल को वॉइड नहीं बोल सकता। समझ गए मेरा पॉइंट कहने का क्या है। ओके बच्चे, 5 तक पहले वाले खत्म, ये 5 तक किसी की नोटिंग करनी रहेगी हो, या किसी को कोई डाउट हो तो बताएं यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ू।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। ये नो सर डाउट नहीं है या आगे बढ़ने पे नो सर है? डाउट पे, ओके बच्चे ओके। चलिए देखो, सोया अगर कोई सो तो नहीं गया ना, देखो जगाओ आसपास वालों को। एक तो आसपास वालों को भी नहीं बोल सकते जगाने को, आसपास वाला आपके साथ थोड़ी बैठा हुआ है, हर कोई अपने घर बैठा हुआ है। और ऊपर से बच्चों कैसा लग रहा है, आज लॉकडाउन लग गया आपके यहाँ पे, पहले दिन लॉकडाउन में कैसा मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? चलो क्या मजा आना है, तुमने पढ़ाई करनी है यार, मजे करने थोड़ी है। चलो चलो, ये मैं बीच में तुम्हें जगाने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए बीच बीच में ऐसी बातें करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म किया गया है, कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, स्ट्रक्चर के बेस पर। पहला, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस्ड। बच्चों जीवन में ना एक्सप्रेस करना बड़ा जरूरी है, एक्सप्रेशन बड़ा जरूरी है जीवन में। आप कुछ कहना चाहते हैं और आप कह नहीं पा रहे तो फिर वो फायदा नहीं ना। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोल कर या लिख कर, बोल कर या लिख कर। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड इन वर्ड्स, शब्दों में, आइदर स्पोकन और ओरल, स्पोकन और रिटन, सॉरी स्पोकन ओरल तो एक ही बात होगी, स्पोकन और रिटन, स्पोकन को ओरल भी कह सकते हैं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बोल कर या लिख कर, उसे कहा जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली नॉर्मली हर एक कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर ही किया जाता है। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर किए जाते हैं। एग्जांपल लीजिए, राम श्याम, राम पे करेगा 50 लाख, श्याम सेल करेगा हिज बिल्डिंग, राइट। अब ये चाहे वो ओरल कर ले, चाहे वो राइटिंग में कर ले, दोनों ही केसेस में ये क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। आप बोलकर करें या लिखकर करें, आपने अपने विचार प्रकट करने हैं, अपने आप नहीं करना। अब आप कहेंगे सर अपने आप भी हो सकता है, मैं अगला टॉपिक बताऊंगा आपको, अपने आप भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब किंग कमाल है, कमाल करेंगे अभी हम। अभी तो बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर नॉर्मली जो होता है, मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस ही होते हैं, मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ब्रैकेट में चाहे लिख लीजिए, majority of contracts happen in this way। ज्यादातर होते ही ऐसे हैं। क्लियर है? एक्सप्रेस, नॉर्मल। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये लिख लिया हो तो। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि अपने विचार प्रकट किए बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे कमाल है सर, मतलब बिना बोले बिना लिखे भी हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सोच के देखिए आप। यस, यहां तक डन है बच्चे? सबने लिख लिया? चलिए अब अगला देखिए। अब आप कहेंगे कमाल होगी सर, अगले को बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऊपर लिख लिया इंपॉर्टेंट, implied contract, implied the contracts
which comes into existence by implication। मतलब implication से आते हैं, बोलना नहीं पड़ता, कुछ चीजों से आते हैं। implication can be conduct of parties which are basically comes into existence by conduct of party। आप बोल नहीं रहे, आप कुछ कर रहे हैं, या रेगुलर डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, रेगुलर डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या फिर नेचर ऑफ वर्क, मतलब वो काम ही ऐसा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब आपने किया नहीं, आपने बोला नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताओ, ये एक रेस्टोरेंट है, मिस्टर राम रेस्टोरेंट में गया, मिस्टर राम ने ऑर्डर की कॉफी, राइट। अब कॉफी ऑर्डर की मिस्टर राम ने, अब मिस्टर राम ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे कॉफी दो। मान लो कॉफी है, एग्जाम्पल लो, कॉफी है 150 रुपए की, या तो मिस्टर राम ने पूछा हो कॉफी कितने की है, उसने कहा 150 की, मिस्टर राम ने कहा चलो ये लो 150 रुपए और कॉफी दे दो। मिस्टर राम गया, मिस्टर राम टेबल पर बैठा, मिस्टर राम ने ऑर्डर दिया कॉफी का। अब इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या इंप्लाई हो रहा है? सोचिए बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। मिस्टर राम रेस्टोरेंट में गए, मिस्टर राम ने कॉफी ऑर्डर कर दी, इससे आपको क्या इंप्लाई हो रहा है? क्या इंप्लाई हो रहा है बच्चों इससे आपको? सोच के देखिए। मिस्टर राम ने बोला तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मिस्टर राम ने सिर्फ कॉफी मांग ली और रेस्टोरेंट वेटर ने आके कॉफी उसकी टेबल पे रख दी। इससे क्या इंप्लाई हो रहा है आपको? सोच के देखिए, ट्राई करेंगे बच्चों। इससे ये इंप्लाई हो रहा है नाउ मिस्टर राम विल पे ₹150। देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंसीडरेशन पूछी थोड़ी थी कि कॉफी कितने की है तो मैं लूंगा। आपने कॉफी ले ली, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप अपना मेन्यू देखते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं, और बाद में इकट्ठी पेमेंट आती है, आप पेमेंट भी करते हैं, वेटर को टिप भी करते हैं। क्या पहले आप होटल के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा और तुम मेरे से पैसे ले लेना, या रिटर्न में करते हो आई विल पे यू इतना मनी अगर आप मुझे खाना देंगे? सोच के देखिए बच्चों, क्या आप किसी होटल में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या इंप्लाइड होता है वहां पर? सोच के देखिए। मेरी क्लास चल रही है, डेमो चल रहा है, डेमो चल रहा है। मैंने कहा कोई भी बच्चा आगे डेमो पे बैठ सकता है। अब कोई बच्चा आगे बैठ गया कि उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया या इंप्लाइड चल रहा है कि मैं उसको क्लास दे रहा हूं? इंप्लाइड। क्या चल रहा है वो? इंप्लाइड। ये चीजें इंप्लाइड है। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। बच्चों आप ना ट्रेन से उतरे सामान लेकर, एक ना कुली आ गया, कुली। अब कुली ने आपको कुछ कहा नहीं, कुली कुली लोग ना बड़े तेज होते हैं, आते ही सामान उठाने लग जाते हैं। कुली ने आपका सामान उठाया, आपने देखा और आपने अलाउ कर दिया, आपने उसको मना नहीं किया, आपने कहा चलो। अब इससे क्या हुआ? सोच के देखिए। आप स्टेशन पर खड़े हैं, कुली ने आपका सामान उठाया और आपने कुली को सामान उठाने दिया, इससे क्या हो गया? सोच के देखिए क्या हुआ। क्या क्या पहले या तो पहले बैठ के डिस्कशन की होती, कुछ लोग करते भी हैं, बार्गेनिंग करती हैं, भैया कितने पैसे लोगे, बात समझ रहे हैं? आप सड़क पे आपने हाथ हिलाया, आप टैक्सी में जाके बैठ गए। आप कहां बैठ के बैठ रहे? टैक्सी में। आपने कहा चलो भैया मोल रोड चलो, अब भैया चल पड़े। क्या आपने रेट फिक्स किया? क्या आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया? आप बस में चढ़ गए, पानीपत से दिल्ली जाने वाली बस है। सोचो बच्चों, पानीपत से दिल्ली बस जा रही है, आप बस में चढ़ गए, क्या बना ये? क्या बना? इंप्लाइड कोड। एग्जैक्टली, बात समझ रहे हैं? हर चीज के लिए बोलना लिखना नहीं पड़ता, हर चीज के लिए बोलना लिखना नहीं पड़ता, राइट। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके कंडक्ट से, या इसमें बच्चों एक नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, जैसे कुली का काम है या रेगुलर डीलिंग हमारी ऐसी है। मेरा एक क्लाइंट है, वो मुझे सामान भेज देता है,
मैं सामान देखता हूं कितने का, मैं पैसे दे देता हूं। हम हर बार कॉन्ट्रैक्ट तो करते ही नहीं। हमारे इंडिया में हर व्यक्ति काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। नॉन ऑफिशियल, अनऑफिशियल भी काम किस तरीके से काम होते हैं हमारे यहाँ पर, इनफॉर्मल काम भी होते हैं। हर चीज रिटर्न में बोलकर फॉर्मल तरीके से नहीं होती, इनफॉर्मल भी होते हैं। क्लियर है बच्चे? बताइए कोई दिक्कत तो इंप्लाइड में। इसका एक सब पार्ट भी है जो मैं कराने वाला हूं, इसका एक सब पार्ट भी है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बच्चे बताएं। बेटे आपने रेस्टोरेंट में कॉफी पी और आप पैसे पे नहीं करोगे तो ये अनएनफोर्सेबल कैसे? ये एनफोर्सेबल है, वही तो पॉइंट है, ये इंप्लाइड है। अब राम ने कॉफी पी ली है, अब राम पैसे देने से मना नहीं कर सकता। अब दुकानदार, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला उसको पकड़ लेगा। बात समझिए, आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, 2-3 हजार रुपए बिल बन गया, आप अब मना कर दोगे तो वो पकड़ लेगा आपको, वो पुलिस को बुला लेगा, आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। यही तो पॉइंट है, ये अनएनफोर्सेबल नहीं है बेटे। हर एक जगह राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट ना होना अनएनफोर्सेबल थोड़ी है। रेस्टोरेंट में खाना खाया है, वेटर प्रूफ है, सबूत है, गवाह है, रेस्टोरेंट में कैमरास लगे होंगे, इसको तो प्रूव किया जा सकता है ना। जो बिना राइटिंग के भी प्रूव हो सकता है वो अनएनफोर्सेबल कैसे हो सकता है? बेटे होता है पार्टनरशिप डीड के केस या बड़े बड़े बिजनेस की डील जहां पर राइटिंग जरूरी है। होटल में खाना खाने के लिए आपको राइटिंग कहां से जरूरी होगी? ये तो एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल है तभी तो इंप्लाइड है। अलग से आपको टाइप तभी तो बताया गया है कि कल को आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो पैसे देकर आओ। आप नहीं सोचो नहीं देंगे तो छूट जाएंगे, नहीं, पकड़ लेगा वो। आप मूवीज नहीं देखते, वो बर्तन भी धुलवा लेते हैं मूवीज में, देखा होगा आपने, राइट? किसने पूछा था क्वेश्चन है? आयुष, क्लियर हुआ आपको मेरा पॉइंट? बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन में एब्सेंस ऑफ राइटिंग होता है। ये इतना बड़ा, इसको तो कोर्ट में छोड़ो, पुलिस में भी ले जाने लायक नहीं है ये केस, तो वहीं पे सेटल हो जाएगा। जब 4 वेटर और 2 मालिक खड़े होंगे तो बंदा अपने आप पैसे दे देता है, सीधी सी बात है, राइट? चलिए बच्चों, इंप्लाइड के अंदर से ना एक और कॉन्ट्रैक्ट निकला है, इसी का सब पार्ट है, अलग से नहीं है। उसका नाम है टैसिड कॉन्ट्रैक्ट। टैसिड का मतलब होता है साइलेंट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो साइलेंट है, मतलब भाई बिना बोले, बिना बोले। द कॉन्ट्रैक्ट इंफर्ड बाय इंप्लीकेशन, जो बिना बोले हो जाते हैं। बच्चों प्रैक्टिकली ना टैसिड और इंप्लाइड में कोई फर्क नहीं है। कई जगह पर तो टैसिड अलग से दिया ही नहीं, मगर हमारे जितने भी आज तक लोग एक्सपर्ट हुए उन्होंने टैसिड में ना सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट डाले। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 2 केस हैं जो टैसिड में आते हैं, बाकी सारे इंप्लाइड में आते हैं। टैसिड भी इंप्लाइड में आता है इनफैक्ट। देखिए क्या, पहला है, पहले लिखते हैं फिर समझाता हूं। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, एंड सेकंड फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। अब ये है क्या, देखिए इनमें बोलना नहीं पड़ता बच्चों। आपने कभी नीलामी देखी है? ऑक्शन नीलामी, जब में बोलते हैं 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 बोलकर, या लास्ट में हथौड़ा मारते हैं, सेल डन हो जाती है। आईपीएल में भी आपके प्लेयर्स की नीलामी होती है, वो लास्ट में हथौड़ा मारते हैं। तो कह रहे हैं अगर आपने फॉल ऑफ हैमर कर दिया तो फॉल ऑफ हैमर का मतलब क्या होता है? सेल डन, बात खत्म। बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रही है वहां पर हथौड़ा मार दिया गया ऑक्शनर के द्वारा, नीलामी करने वाले के द्वारा, तो वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो सामान बिक चुका है, वो सामान बिक चुका है। क्लियर? और एक होता है एटीएम से पैसे निकालना। आप एटीएम में पैसे निकालने गए होंगे कभी, आपने एटीएम को कमांड दी, एटीएम ने पैसे निकाल दी। क्या आपने एटीएम से बात की? क्या आपने चेक दिया था उसको? क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्या आपने बोला था? नहीं। एटीएम से पैसे निकालना इंप्लाइड है
कि हाँ मैं खुद अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूं और हाँ बैंक मुझे पैसे दे रहा है। मतलब कल को आप बैंक में जाके को मैंने तो आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने तो एटीएम से लिए थे, ऐसे थोड़ी होता है। आपने एटीएम से पैसे निकाले इंप्लाइड है, आपने हैमर से फोल मारा इंप्लाइड है। ये टैसिड जो है अपने आप में अलग से कुछ नहीं है, टैसिड अपने आप में इंप्लाइड है, मगर आज तक सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसलिए अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आपके पास ऑप्शन हो टैसिट भी और इंप्लाइड भी, तो आप इसको टैसिट में डालेंगे। ये टैसिट है और टैसिट इंप्लाइड का सब पार्ट है। क्या पार्ट है? सब पार्ट। चलिए बताइए बच्चों, यहां तक कोई इशू? मतलब टैसिट और इंप्लाइड के मीनिंग में भी फर्क नहीं है, सिर्फ अगर फॉल ऑफ हैमर या एटीएम का एग्जांपल आ जाए तो वो टैसिट है और बाकी सारे इंप्लाइड है। बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बताइए बच्चों, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज। ओके, सब ओके बोलेंगे, जिन्होंने जो नहीं बोले लिखकर भेजेंगे। फिर आगे 2 सिंपल से हैं वो मैं बताऊंगा। ओके बच्चे, ओके। चलिए सर, थर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? क्वासी बच्चों ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती ही नहीं है। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा क्रिएट किया जाता है। यस, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। अब बड़ा अजीब सी बात है। यस, नन ऑफ द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई, कानून के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? एक बात सोचिए बच्चों, ये मिस्टर राम जीटी रोड पर जा रहे हैं, चलिए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, यहां पर इनको किसी का सामान पड़ा हुआ मिला है, सामान पड़ा हुआ मिला है। नाउ मिस्टर राम हैज बिकम फाइंडर ऑफ गुड्स, इनको गुड्स मिले हैं। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब मिस्टर राम क्या करेंगे? मिस्टर राम को सड़क चलते ही सामान पड़ा हुआ मिला है, मिस्टर राम क्या करेंगे? सोचिए। अब ये ना कहना उठा के घर ले जाएंगे ना, क्या करेंगे? सोचो बच्चों। पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ओनर ढूंढेंगे। एग्जैक्टली आप क्या करोगे? आप या तो यू विल फाइंड द ओनर और यू विल इंफॉर्म द पुलिस। अब एक क्वेश्चन बताओ, क्या आपने ओनर से एग्रीमेंट किया था, भैया तेरा सामान सड़क पे मिलेगा तो मैं तेरे को ढूंढूंगा, या मैं तेरा सामान पुलिस स्टेशन पहुंचाऊंगा, या मैं ढूंढ के तेरे घर पहुंचाऊंगा? ये एक लीगल मोरल ड्यूटी है, ये फाइंडर की लीगल ड्यूटी है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है जो कानून ने उसको करवाया है, जो कानून ने उसको कहा कि आपकी मोरल ड्यूटी है, अगर आपको सड़क चलते किसी का सामान मिलता है तो आप उसको ढूंढेंगे। बच्चा कह रहा है सर अगर आसपास किसी शॉप पर दे सकते हैं ताकि वो सामान ढूंढते हैं। यस बच्चों, वो भी किसने कहा था आपको? सोचिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट था आपका कि तेरा सामान गुम होगा तो मैं दुकान पे दे दूंगा? आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कानूनन तौर पर, नैतिक तौर पर अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य मान कर दे रहे हैं। कहीं पर लिखा तो नहीं करने को, कहीं कहा तो नहीं करने को। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? क्वासी, क्रिएटेड बाय लॉ। इसका एक और एग्जांपल भी होता है बच्चों, सबसे बढ़िया एग्जांपल, विटनेस, गवाह। आप देखोगे कोर्ट केस होते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, गवाह आता है, गवाह कहते हैं गवाह को पेश किया जाए, आते हैं ना। राम और श्याम का झगड़ा हुआ,
मिस्टर ए वहां पर गवाह है। क्या मिस्टर ए पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा राम या श्याम से कि मैं तुम्हारे फेवर में गवाही दूंगा, मेरे को पैसे दो? या मिस्टर ए का कर्तव्य है कि वहां पर जो भी घटना हुई है वो चश्मदीद गवाह के तौर पर पूरी सच्चाई के साथ कोर्ट के सामने पेश करेगा? बताइए क्या करेगा मिस्टर ए? विटनेस को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? गवाही देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? क्या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है देने के लिए? क्या है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? लॉ ने। वो उसकी क्या ड्यूटी है? लीगल ड्यूटी है। वो उसकी मोरल ड्यूटी है कि जो घटना उसके सामने हुई है उसका डिस्क्रिप्शन उसको कोर्ट के सामने करना चाहिए। समझ रहे बात को? ओके है नहीं है? ये दो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा लिखेंगे। विटनेस एंड फाइंडर ऑफ गुड्स। क्लियर बच्चे? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कानून आपको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता है, आप सामने वाली पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। क्लियर बच्चे? यहां तक ओके हो तो बताएं। इसका लास्ट पॉइंट मैं पढ़ूं फिर। देखिए ओनर को तो पहली बात पता कैसे चलेगा? हाउ विड ओनर कम टू नो कि दुकानदार ने रख लिए? सोच के देखिए। यहां पर आप प्रैक्टिकली केस ही तो नहीं कर सकते। एक आदमी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, दूसरे को तो पता ही नहीं है, दूसरा केस नहीं कर सकता। केस नहीं कर सकता। राम राम और कौन था जिसके गुड्स जिसके गुड्स गुम हुए थे, वो केस नहीं कर सकता। सिंपल सी बात। हाँ, उसको पता चल जाए कि दुकानदार ने इंटेंशनली रख लिया है, उसको कहीं से पता चल जाए, मान लो राम मिल जाए, राम कह दे कि मैंने आपके गुड्स ढूंढ दिए थे और मैंने इस दुकानदार को दिए थे, फिर वो दुकानदार के ऊपर केस फाइल कर सकता है, फिर कर सकता है। बट जनरली उसको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन तो यही है ना। अगर राम उसको ढूंढ सकता है तो सामान उसी को दे देता, फिर दुकानदार को क्यों देता? सोचिए एक बार आप, है ना। ऐसा पॉसिबल, बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए यहां तक लिख लिया हो तो बच्चे आगे बढ़े। चालान कटना के बच्चे कैसे? मतलब चालान की गाड़ी का चालान कह रहे हैं आप? बेटे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया और गवर्नमेंट ने, पुलिस ने आपका चालान काट दिया, आप ये कहना चाहते हैं? वो पेनल्टी में, काइंड ऑफ पेनल्टी कह सकते हो आप। इम्पोजिशन बाय लॉ है, वो भी कह सकते हो कि आपको इस तरीके को अपने कागज लेके और फाइन लेके पहुंचना है वहां पर। यू कैन से दैट, आ सकता हो, राइट? ओके सर। फोर्थ, ई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं दोबारा बता दूं, देखिए अपना आप घर जाके इसको रोज पढ़ना है अपने से, आप पढ़ोगे घर जाके। आपको बाय चांस समय नहीं आता तो आप अगली क्लास का वेट ना कीजिए, आप व्हाट्सएप पे एक बारी पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लीव कर दीजिए ऑडियो में या लिखकर, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मतलब ऐसा ना हो कि आप परसों तक, नेक्स्ट क्लास तक अपना डाउट लेकर रखे और वो बेचारा भूल जाए आपका डाउट, आपका ना। ठीक है। सर ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बड़ा सिंपल, ये तो द कॉन्ट्रैक्ट्स which are made on इलेक्ट्रॉनिक मोड। सिंपल, आज के जमाने के लाइक ईमेल, ऑनलाइन। ऑनलाइन हम जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अमेजोन मेरे घर तक सामान पहुंचाएगा और मैं अमेजोन को इतना अमाउंट पे करूंगा। तो बच्चों दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ई कॉन्ट्रैक्ट। आज के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बनाया गया है उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। इसका बच्चों एक और नाम होता है माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, या एक और होता है ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट। ईडीआई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक
डेटा इंटरचेंज। वेरी सिंपल। आज के जमाने में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है। जैसे जमाना है लॉकडाउन कोरोना का, तो वैसे भी चीजें ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो चुकी हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये चार हमने फॉर्मेशन के बेस पर किए। वापिस मैं लेके जा रहा हूं आपको, देखिए। एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड, क्वासी, ई कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल। इन चारों में बच्चे कोई डाउट हो तो बताएं। बताएं बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करें। थकना मना है, थकना नहीं है। चलिए मैं तब तक अगली हेडिंग डालता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ओ परफॉर्मेंस। फॉर्मेशन तो हो गया, परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मतलब ऑनलाइन हमने एक दूसरे से इंफॉर्मेशन डेटा एक्सचेंज कर लिया। मैंने ऑनलाइन अमेजोन पे पेमेंट कर दी, अमेजोन ने मेरी डिटेल ले ली, अमेजोन ने मेरा ऑर्डर प्रोसेस करके मेरे घर पहुंचा दिया। ईडीआई। आप मुझे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हो ना, दैट इज ऑल्सो ईडीआई। ओके बच्चे? चलिए चारों का क्लियर, चारों पॉइंट। अब सर परफॉर्मेंस पे, ये बड़े सिंपल है। मतलब अब सबसे आसान, सबसे इजी टॉपिक बचा। पहला है एग्जीक्यूटेड। बच्चों क्या होगा एग्जीक्यूटेड, बता सकते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं सर एग्जीक्यूटेड क्या होगा? सोचिए। एग्जीक्यूटेड जो एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब वेयर both the parties have performed their reciprocal promises। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। जैसे मान लो राम और श्याम का एग्रीमेंट है, राम देगा 1 करोड़, श्याम देगा बिल्डिंग। राइट? हुआ क्या? राम हैज पेड 1 करोड़ एंड श्याम हैज सोल्ड बिल्डिंग टू राम एंड राम हैज पेड 1 करोड़ टू श्याम। दोनों ने अपना काम कर दिया बच्चों। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पास्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है, पास्ट में या अभी हुआ है प्रेजेंट में, जो काम हो चुका है, दैट इज एग्जीक्यूटेड। सिंपल। वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। बताइए कोई समस्या? मुझे लगता है इसमें आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जहां पर दोनों पार्टीज ने अपना प्रोमिस परफॉर्म कर दिया है बच्चों, वो क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बताइए इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो। चलिए वेरी सिंपल, इसमें कुछ बताने लायक था नहीं। नोट कर लिया हो आपने तो अगले पे आऊं। सर एग्जीक्यूटरी, अब आप बता सकते हैं इसके नेम से? कोई बता सकता है मुझे इसके नेम से क्या होगा? ये एग्जीक्यूटेड का उल्टा है, रिवर्सल ऑफ एग्जीक्यूटेड। एनीवन कैन ट्राई, प्लीज बताएंगे। चलिए मैं बताता हूं। वेयर पार्टीज, मे बी वन पार्टी और बोथ पार्टी, नीड्स टू परफॉर्म देयर प्रोमिस। अभी एक या दोनों पार्टी ने अपना प्रोमिस
परफॉर्म करना है, यानी कि परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, और यू कैन से आउटस्टैंडिंग। जैसे भाई एग्जांपल हो, राम और श्याम का कॉन्ट्रैक्ट, राम देगा 1 करोड़ और श्याम देगा बिल्डिंग। मान लीजिए दोनों का पेंडिंग है, या राम का या श्याम में से एक का पेंडिंग है, मतलब एक ने 1 करोड़ दे दी, एक ने बिल्डिंग नहीं दी। दोनों ही केसेस में ये क्या बनेगा बच्चों? एग्जीक्यूटरी। जहां पर एक पार्टी ने परफॉर्म करना है, पेंडिंग है, वो भी एग्जीक्यूटरी है, जहां पर दोनों ने परफॉर्म करना है वो भी एग्जीक्यूटरी है। बताइए कोई समस्या? सर इस डेफिनेशन में रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल का मतलब बच्चे हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल होता है। राम अगर बिल्डिंग दे रहा, राम अगर पैसे दे रहा है तो श्याम बिल्डिंग दे रहा है ना। राम का रेसिप्रोकल प्रॉमिस है 1 करोड़, श्याम का रेसिप्रोकल प्रॉमिस है बिल्डिंग। हर एक प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फीचर ही क्या होता है? हर एक प्रॉमिस रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं वो तो मैं भी कुछ आपके लिए कर रहा हूं। एक बात सोचिए, अगर एक पार्टी कुछ करे और दूसरी ना करे, वो तो गिफ्ट हो गया ना, वो तो गिफ्ट हुआ ना। कॉन्ट्रैक्ट तो वही हुआ ना कि जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ करे, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अपना अपना तो किया दोनों ने, मगर पॉइंट है ना, मैंने अपना इसलिए किया क्योंकि आपने किया, और आपने इसलिए किया क्योंकि मैंने किया। मैंने आपको पेमेंट करी इसलिए आपने सामान दिया, आपने मुझे सामान दिया इसलिए मैंने पेमेंट करी। गेटिंग माय पॉइंट? बताइए। ओके बेटा, एग्जीक्यूटरी क्लियर है? जहां पर हो सकता है एक पार्टी ने करना हो, जहां पर दोनों ने। अब इसको बड़ा आसानी से बाइफिकेट करता हूं मैं। बच्चे एग्जीक्यूटरी के 2 पार्ट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। बड़ा ही सिंपल। यूनिलेटरल मतलब वेयर वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट and performance of other party is outstanding। एक पार्टी अपना काम कर चुकी है, दूसरी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। और बाइलेटरल वेयर परफॉर्मेंस ऑफ बोथ पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग, जहां पर दोनों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। एग्जांपल ले लो, सेम कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ राम एंड श्याम बोथ आर पेंडिंग। यहां पे एग्जांपल ले लो आप, राम हैज पेड 1 करोड़ टू श्याम, बट श्याम इज स्टिल रिक्वायर्ड टू सेल द बिल्डिंग। वो भी 2-4 दिन में बेचेगा, पैसे वो ले चुका है। मतलब देखिए, आपने किसी पार्टी को एडवांस दे दिया तो वो यूनिलेटरल हो गया ना। एक आदमी ने पैसे दे दिए और दूसरे ने काम नहीं किया। जब भी एडवांस का केस आएगा वो हमेशा यूनिलेटरल होगा। और जब एक फ्यूचर डेट का कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि दोनों पार्टियां ही फ्यूचर में करेंगी, वो हमेशा बाइलेटरल होगा। और जिस दिन दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर देंगी वो एग्जीक्यूटेड होगा। क्लियर हुआ बच्चे यहां तक? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। एग्जीक्यूटरी, जहां पर पार्टीज को अभी परफॉर्म करना है, हो सकता है दोनों को करना हो सकता है किसी एक को करना हो।
बताएं बच्चे। बच्चों जल्दी से बताएं, इसमें कोई भी किसी तरह की समस्या हो। देखिए वापिस चलते हैं। एग्जीक्यूटेड हो गए, एग्जीक्यूटरी हो गए, यूनिलेटरल हो गए, बाइलेटरल हो गए। बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं, नहीं तो एक बार रिवाइज करते हैं सारे। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों ये क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, कोई बताएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? मतलब शुरू से वॉइड नहीं होते, जो पहले वॉइड वैलिड होते हैं, बाद में किसी वजह से वॉइड हो जाते हैं। वॉइडेबल बच्चों कौन बताएगा? सेम बच्चा नहीं बताएगा, अब कोई और बताएगा वॉइडेबल। वॉइडेबल बताइए बच्चे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कौन बताएगा? याद कीजिए। एग्जैक्टली exactly. इसमें एक पार्टी के पास अधिकार होता है, दूसरे के पास नहीं होता, और जनरली उसी पार्टी के पास अधिकार होता है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो कानून ने पहले ही मना कर रखे हैं, जो लॉ में अलाउड ही नहीं है, चोरी, डकैती, स्मगलिंग, ड्रग्स। अनएनफोर्सेबल बताइए, कौन बताएगा? अनएनफोर्सेबल, कोई भी बच्चा बताए प्लीज। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, दिस इज द मेन पॉइंट। हम प्रेजेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकल रीजन है, राइट। चलिए फॉर्मेशन पे एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस में कुछ नहीं है, बोलकर या लिखकर। इंप्लाइड बताइए, इंप्लाइड, इंप्लाइड कोई बता सकता है? चलिए बेटे बाकी बच्चे भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना आता है उतना ट्राई करो। यस बच्चे, कोई बच्चा गर्ल्स में से कोई बताना चाहे तो जल्दी से। इंप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल। यस, आपने वो परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, आपके इंप्लीकेशन से वो आ गया। अच्छा इंप्लाइड के अंदर फिर हम बात करते हैं टैसिट की। टैसिट में हमारे पास दो केस हैं, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल एंड एटीएम से विड्रॉल। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं बच्चों? क्वासी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सोच के बताएंगे। मेरे को आता है बेटे, मैं सिर्फ आपकी तैयारी करवा रहा हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन? क्रिएटेड बाय लॉ, जिसके लिए आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, विटनेस, फाइंडर ऑफ गुड्स एटसेट्रा, राइट। चलिए अगला आसान तो कोई भी बताएगा, ई कॉन्ट्रैक्ट कौन बताएगा? कोई भी एक बच्चा, ई कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल पे, ऑनलाइन, ईडीआई पे बनाए जाते हैं। चलिए एंड लास्ट में परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड जो दोनों पार्टी कर चुकी हैं, एग्जीक्यूटरी जो दोनों पार्टी ने या एक पार्टी ने करना है। जब एक पार्टी ने करना है तो यूनिलेटरल, दोनों ने करना है तो बाइलेटरल। क्लियर है बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 + 4 9 + 2 11, उनके अंदर दो पार्ट यूनिलेटरल बाइलेटरल प्लस एक टैसिट। 11 + 3 प्रैक्टिकली 14 काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने आज पढ़ लिए। किसी को कोई भी समस्या किसी तरीके की हो तो बताएं। बच्चों आप में से किस किस ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं की? अब कई बार क्या होता है, आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है या आपको दोबारा देखना होता है, कोई भी इशू होता है, तो आप बच्चे ऐप डाउनलोड करें। ये अभी ये जो क्लास हो रही है अभी ऐप में अपलोड हो जाएगी, नोट्स भी
ऐप में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं की, अपने एंड्रॉइड पर जाकर आईसीपी शिक्षा डाउनलोड कीजिए। इनफैक्ट आपको लिंक भेजा भी हुआ है, और जिस बच्चे का आज फर्स्ट डे है उनको बैकअप सारा उसी ऐप में मिलेगा, सारी की सारी क्लासेस। और किसी को बच्चे कोई भी डाउट तो प्लीज कंफर्म करें। एक बार सभी बता दें, डन है सब? डन है बच्चे? डन। तो बच्चे आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।